दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो पावर होल्ड करना जानते हैं और दूसरे वो तरह के लोग होते हैं जो इस पावर को एक्सेस करना जानते हैं। अब अधिकतर ये लोग जो होते हैं पर्दे के पीछे से काम करते हैं, तो इन लोगों को हम देख पाते नहीं है, लेकिन ये अधिकतर उन लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो एक्चुअल में पावर को होल्ड करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास ना कोई जनरेशनल वेल्थ थी, ना कोई फैमिली बिजनेस था, लेकिन फिर भी दुनिया के जितने भी सबसे पावरफुल लोग उनसे उसका कॉन्टैक्ट था। अब वो एक्टर हो या कोई सिंगर हो जैसे माइकल जैक्सन, या पॉलिटिशियन हो जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा। और इतना ही नहीं, उसके तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे उनसे भी सबसे कॉन्टैक्ट थे, जैसे अपने बिल गेट्स हो गया, उसके बाद अपने इलॉन मस्क हो गया, और भी जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे उन सबसे भी उसके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट थे। तो ये एक ऐसे इंसान ने कैसे करा जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट उसके कैसे हो गए? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आएगा। या सो जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम आज जो पूरी दुनिया में फेमस है अपनी पावर, सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल और जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का बिजनेस है उसके कारण। और ये फेमस कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं है, बहुत गलत वे में फेमस है, जैसे आपको पता ही है अभी। लेकिन ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि बचपन से एप्स्टीन ऐसा नहीं था। जैसे किसी और हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो उसका बचपन काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, पेरेंट्स में झगड़े होते हैं या किसी पेरेंट का एब्सेंस होता है, कोई पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग हिस्ट्री होती है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं था, इसकी काफ़ी नॉर्मल सी स्टोरी थी। काफ़ी स्मार्ट बच्चा था जिसका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में। तो बचपन में ये जेफरी एप्स्टीन काफ़ी स्मार्ट था। इसका जन्म 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन प्रोविंस में हुआ था। वो बचपन में एप्स्टीन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसने 16 की एज में अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था। तो उसका आईक्यू वैसे काफ़ी ज़्यादा था। मैथ्स और फिजिक्स जो थे उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, इसके काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट थे। और अनलाइक किसी बिलीनियर की तरह जैसे उनका बचपन होता है कि काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं और बुली होते हैं, इसका भी सेम था। ये भी काफ़ी इंट्रोवर्ट था और काफ़ी बुली किया जाता था बचपन में। तो ये इतना स्मार्ट था, और बचपन में अधिकतर हमारे ट्रेड्स अलग होते हैं और एडोलेसेंस में आते हैं अलग होते हैं। तो इसी तरह इसका भी जो एडोलेसेंस में आया तो इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए, काफ़ी इसका ब्रेन अनस्टेबल सा हो गया था। उसने पहले कूपर यूनिवर्सिटी में ट्राई करा, कूपर यूनिवर्सिटी में पढ़ता गया और फिर ड्रॉप आउट ले लिया। उसके बाद उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ भी पढ़ा कुछ टाइम, लेकिन उसके बाद वहाँ से भी उसने ड्रॉप आउट ले लिया। उसके बाद ना पैसे, ना डिग्री, ना कुछ, तो कैसे आगे जॉब लगेगी यही टेंशन। पर दूसरे लोगों को टेंशन होती है, इसके केस में कुछ अलग ही था। मतलब कोई डिग्री नहीं थी इसके पास, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो यूएस का सबसे एलिट स्कूल था जिसको डेल्टन स्कूल बोलते थे, तो वहाँ पे जॉब लगना कोई टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और ये वहाँ इसकी जॉब लग जाती है जहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ ये तो क्लियर था, उसका यहाँ पढ़ाने का मोटिव नहीं था, यहाँ पे तो बस पढ़ाना फॉर्मेलिटी थी। उसको यहाँ पे लोगों से कनेक्शंस बनाने थे, क्योंकि काफ़ी एलिट लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। तो ये काफ़ी अच्छी प्लेस थी जहाँ से वो काफ़ी एलिट लोगों से कनेक्शंस बना सकता था। और ऑब्वियसली ये वही करता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग या कोई फंक्शन हो यहाँ पे पॉसिबल करता है, वो कोशिश करता है कि कनेक्शंस उसके बनते रहे। और धीरे धीरे कोशिश करने में एक कनेक्शन उसका बन भी जाता है, जिससे एलन ग्रीनबर्ग से, जिसका बेटा यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था और उसको यही पढ़ाता था। उसका पुराना प्रिंसिपल है वो तो हट जाता है, कोई नया प्रिंसिपल आता है और वो देखता है कुछ उसने रूल्स वगैरह ब्रेक करे थे, तो उसके चक्कर में इसको वहाँ से निकाल देते हैं। और वहाँ से निकालते हैं वैसे ही जो एलन ग्रीनबर्ग, जिसके बारे में अभी बात करी थी हमने, जो वॉल स्ट्रीट में बेयर स्ट्रीट का में काम करता था, उसने इसको वहाँ पे अपॉइंट करा लिया। और ये फाइनली बिना डिग्री वाला इंसान वॉल स्ट्रीट में जाके अच्छी पोस्ट पे जॉब करने लग गया। वॉल स्ट्रीट के बारे में किसी को नहीं पता हो तो ये अमेरिका की एक ऐसी जगह है जहाँ से समझ लो पूरा अमेरिका चलता है। और ये एक ऐसी एलिट जगह है जहाँ पे मतलब जाने के लिए इंसान इतनी पढ़ाई करता है, इतना कुछ करता है, पर ये बिना पढ़ाई करे, बिना डिग्री के ये बंदा वॉल स्ट्रीट में जाके अच्छी खासी जॉब करने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ से जो उसकी कहानी रहती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ इतना बड़ा चेंजेस आता है कि अब जो था पूरा चेंज होने वाला है सब कुछ। तो 1976 से लेकर 1981 तक उसने काफ़ी अच्छा काम करा बेयर स्टीन्स कंपनी में। ऑप्शन ट्रेडर से अपॉइंट हुआ था, ऑप्शन ट्रेडर से लेके लिमिटेड पार्टनर तक वो वहाँ पे बन गया था कंपनी का। बेयर स्टीन्स में काम करते करते उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, जैसे ऑफशोर अकाउंट्स को मैनेज कैसे करना, टैक्स स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करना, जो फाइनेंसिंग होती है वो कैसे की जाती है, जो बड़े बड़े फर्म्स को फाइनेंस के दिया जाता है वो कैसे के। तो ये सारी चीज़ें उसने काफ़ी सारी बेयर स्टीन्स में सीखी। अब वो भी फाइनेंसिंग वाली कंपनी से, तो इतने उसने फाइनेंसिंग के टूल्स वहाँ से सीख लिए कि अभी जो खुद की कंपनी खोलेगा तो वो कैसे मैनेज करेगा, ये उसको काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया।
तो ये देखा जाए तो वहाँ पे काम करने कम गया था, सीखने ज़्यादा गया था। और ऑब्वियसली यही करते हैं जिसका बिजनेस माइंडसेट होता है। जैसे किसी भी बिजनेस माइंडसेट वाले पर्सन को देखोगे तो कहीं अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब उसका पर्पस नहीं होता है, वो पर्पस होता है उस जॉब में चल क्या रहा है, वो जो जॉब कर रहा है उस जॉब को देने वाला जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कैसे कर रहा है। तो ये बेसिकली सीखना ही चाहता है, तो इसने भी वैसे ही करा, वहाँ जाके ये सब सीखा। और 1981 में ये जो है वहाँ से रिजाइन कर देता है। ऑफिशियल रीज़न तो ये बताया जाता है कि कुछ पॉलिसी वायलेशन करा है, लेकिन अनऑफिशियली क्या कुछ हुआ पता नहीं। मेरे हिसाब से उसने ही छोड़ा होगा, क्योंकि अब तो खुद की कंपनी खोलना है उसको। नॉर्मली ना वॉल स्ट्रीट से कोई यंगर अगर ऐसे बाहर हो जाता है कि कुछ टाइम आया जॉब करी और बाहर हो गया, तो उसका करियर जो है वो डाउनफॉल में जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट ऐसी जगह जहाँ से समझ लो मिरेकल है। वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ से अगर आप बाहर हो गए तो आपका कोई वजूद नहीं बचता है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के केस में काफ़ी उल्टा था। वो वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, डाउनफॉल नहीं हुआ, वो अपग्रेड करने लग गया। और फिर जब उसने कमबैक करा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कमबैक करा। और ये कमबैक करने में उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कुछ महीने ही लगे। शायद 1981 के कुछ सितंबर या अक्टूबर में उसने कंपनी छोड़ी थी, और 1982 में उसने अपने बिजनेस भी ओपन कर दिया। अब वो बिजनेस ओपन करता है, वो अपनी खुद की फाइनेंस की कंपनी ओपन करता है जिसका नाम जे एप्स्टीन कंपनी था। बिजनेस मॉडल था काफ़ी हाई सिलेक्टिव बिजनेस मॉडल था, और हर किसी के लिए वो फाइनेंसर बनता नहीं था, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं था। वो सिर्फ हाई नेटवर्थ वाले लोगों को, ताकि उनसे उसका कनेक्शन बन सके, उनको ही सिर्फ सर्व करता था। और उसने कुछ क्राइटेरिया बना रखे थे, जैसे मिनिमम $1 बिलियन की जो नेटवर्थ होगी उसी को वो फाइनेंशियल एडवाइस के कैटेगरी में मानेगा, उसी को फाइनेंशियल एडवाइस देगा। और जो बिजनेस में काम करता था वो था टैक्स प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ऑफशोर अकाउंट्स को मैनेज करना। और जो डिस्क्रिप्शन और एक्सक्लूसिविटी थी वो उसका मेन सेलिंग पॉइंट था, यूएसपी बोल सकते हैं उसके बिजनेस का, जो कि उस समय में बहुत कम ही कंपनियां करा करती थी, लेकिन इसने वो सीखा और वो स्टार्ट करा। और फर्स्ट कस्टमर लाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। जो टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की कंपनी थी, वो उसका जो सीईओ था स्टीवन हॉफनबर्ग, वो इसका सबसे पहला कस्टमर बना। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अजीब सा था। ये कंपनी क्लेम करती थी कि जो हॉस्पिटल या बिजनेसेस है ये उनका क्या करती है कि जो बड़ा डेप्ट होता है उसको खरीद लेती है और फिर उसको बाद में प्रॉफिटेबली कलेक्ट करती है। अब अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जैसे मैं और मेरा दोस्त है, मैंने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार ले रखे, तो ये जो तीसरा पर्सन आके क्या करेगा कि ये जो 100 रुपये है वो मुझे पे कर देगा। अब मैं जिसने पैसे दिए थे वो तो फ्री हो गया, अब जिसने पैसे लिए थे उससे वो क्या 110 रुपये कलेक्ट करेगा, तो जो 10 रुपये रहेगा वो उसको प्रॉफिट रहेगा। तो डेप्ट को ये प्रॉफिटेबली कलेक्ट करके अपना बिजनेस चलाती थी, लेकिन रियलिटी वो तो कुछ और ही थी। ये कंपनी एक काफ़ी बड़ा फ्रॉड कर रही थी, एक पॉन्जी स्कीम चला रही थी जिससे ये $450 मिलियन का फ्रॉड कर चुकी थी। तो यूएस की हिस्ट्री का उस समय का सेकंड बिगेस्ट ये पॉन्जी स्कीम फ्रॉड हुआ था, जो कि मैडॉफ वाला फ्रॉड हुआ था। उसके बाद यही जो तो फ्रॉड था सबसे बड़ा था, जो इस कंपनी ने टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने करा था। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो नया इन्वेस्टर था उसका पैसा यूज़ करके पुराने इन्वेस्टर का डेब्ट भरते थे और ऐसे करके कमा रहे थे, और कितने इन्वेस्टर का इसमें नुकसान करा दिया था। तो ऐसे ही $450 मिलियन का फ्रॉड हुआ। 1993 में कंपनी पे रेड पड़ गई और कंपनी तो बंद हो गई। जो स्टीफन हॉफिंगबर्ग था उसको अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अरेस्ट होने के बाद स्टीफन हॉफिंगबर्ग ने गिल्टी प्ली कर ली थी 20 साल के लिए, और 20 साल के लिए उसने कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन साथ में ये भी कन्विक्ट करा था कि जो जेफरी एप्स्टीन था वो भी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो जितना भी बड़ा स्कैम हुआ है उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार वो भी था, तो उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, वो अरेस्ट हुआ ही नहीं कभी। जो कोर्ट रिकॉर्ड थे उसमें उसका कभी नाम आया ही नहीं, कभी उस केस में उसका जिक्र हुआ ही नहीं। नो इंडिक्टमेंट, नो कन्विक्शन, नो इम्प्रिजनमेंट। यहाँ उसका उस केस में नाम भी नहीं आया, उसको जेल भी नहीं जाना पड़ा, और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो जो स्कैम का पैसा था उसने वहाँ से अर्न भी कर लिया था और अपने पास रखा भी था, तो वो पैसा उसका बच भी गया। यहाँ इसके पहले कस्टमर का तो किस्सा खत्म हो जाता है। अब यहाँ एक और कस्टमर बनाने में उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अमेरिका का एक और पावरफुल बिलीनियर जिसका नाम था लेस्ली वेक्सलर, जो कि एल ब्रांड्स का फाउंडर था, जिसमें विक्टोरिया सीक्रेट और द लिमिटेड कंपनी आती थी, तो इसका फाउंडर था और काफ़ी अच्छा अमाउंट में इसके पास पैसा था। 1980s और 1990s में जो लेस्ली वेक्सलर था वो रिटेल दुनिया का किंग था। उसके पास भयंकर पैसा था, उसके पास सारा पॉलिटिकल कनेक्शंस था, जो भी एक पर्सन को चाहिए पावरफुल होने के लिए उसके पास वो सब कुछ था। अब यहाँ से एंट्री होती है जेफरी एप्स्टीन की, और ऑफिशियली कैसे होती है ये तो कहीं भी लिखा नहीं, कोई रिकॉर्ड्स में है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अपने आप को सबसे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बता के इसने वहाँ पे इसको कस्टमर को ऐड करा था और अपनी वर्किंग बारे में बता के हुआ होगा। तो यहाँ से वेक्सलर जो है थोड़ा इंप्रेस हो जाता है उससे, और काफ़ी इतना इंप्रेस हो जाता है कि अपना जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उसी को बना देता है कि तू भाई मेरी सब कुछ वेल्थ वगैरह सब तू ही देख। कहानी यहाँ से थोड़ी सी डेंजरस होने लग जाती है, क्योंकि क्या होता है कि 1991 में जो लेस्ली वेक्सलर होता है वो पता नहीं क्यों किस रीज़न के कारण, लेकिन जेफरी एप्स्टीन को अपने पूरे बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है।
अब जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में नहीं पता, तो एक्चुअल में ये बोल सकते हैं कि जैसे बिजनेस मेरा है, लेकिन पूरा सब कुछ जो उसके हर चीज़ पैसे से लेके जो भी डिसीजन है सब वो मैनेज ये पर्सन करेगा। तो ये होती है पावर ऑफ अटॉर्नी देना। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेस्ली वैक्सनर ने जेफरी एप्स्टीन को दे दी थी। कहानी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, पता नहीं क्यों, लेकिन जो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा जो मेंशन था 9 स्ट्रीट 71 का, जो सबसे बड़ा मेंशन था 7 स्टोरी मेंशन, जो कि लेस्ली वैक्सनर ओन करता था, वो ये जेफरी एप्स्टीन को दे देता है। और लिटरली $1 का ट्रांसफ़र डील होती है और उसमें ये जेफरी एप्स्टीन को पूरा मेंशन दे देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेस्ली वैक्सनर से उसके पास एक बोइंग 727 प्लेन भी था जो कि वो काफ़ी यूज़ करता था और उसका पर्सनल था, वो भी ये जेफरी एप्स्टीन के नाम पे कर देता है। और बाद में जेफरी एप्स्टीन जो लॉलिटा एक्सप्रेस करके जो प्लेन यूज़ करता था, जाके सेलिब्रिटीज़ को लेके, सेलिब्रिटी जो पॉलिटिशियंस वगैरह को लेके अपने आइसलैंड पे जाता था, तो ये वही प्लेन था जो लेस्ली वैक्सनर से उसको मिलता है। तो बात करते हैं कहानी के दूसरे कैरेक्टर की, जो है गिज़लीन मैक्सवेल। तो ये गिज़लीन मैक्सवेल बेसिकली जो ब्रिटिश बिजनेस टाइकून, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर्स है, उसके जो प्रोप्राइटर रहते हैं रॉबर्ट मैक्सवेल, उनकी बेटी होती है। तो बचपन से ही काफ़ी एलिट सर्कल में रहती है, इसके काफ़ी एलिट कनेक्शंस होते हैं क्योंकि इसके फादर एक एलिट ग्रुप के मेंबर थे, सारे बड़े लोगों से उठना बैठना होता था, तो इसका भी सब में बहुत जान पहचान थी ऑलरेडी। लेकिन एक दिन सडनली होता ये है कि रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ हो जाती है। उसकी जो डेड बॉडी होती है वो उनकी जो याच होती है उसमें मिलती है। Robert Maxwell found dead in the Sea of the Canaries. उसके बाद काफ़ी करप्शन के केसेस लगते हैं और कहीं ना कहीं जो मैक्सवेल एम्पायर है वो फॉल होने लग जाता है। और जैसे मैक्सवेल एम्पायर फॉल होता है तो उसके बाद जो गिज़लीन होती है वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वैसे भी पैसे और ना कुछ बचा था, ना फैमिली बची थी, तो कुछ भी बचा नहीं था, तो वो वहाँ से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे ही वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होती है तो वहाँ एक पार्टी अटेंड करती है जिसमें उसका जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है जेफरी एप्स्टीन का और गिज़लीन मैक्सवेल का, वो इंट्रोड्यूस कराता है इनको दोनों को एक दूसरे को। अब इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अजीब है और क्यों अजीब है ये हम जानेंगे एक अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है और एक वीडियो में सब कवर करेंगे मज़ा भी नहीं आएगा, तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल बनने वाली है, तो इसको अगली वीडियो में रखेंगे। साइनिंग ऑफ।